है 25 पक्की बात है। देख ले यार, कर गलत लिख दिया था। चलो हो सकता है। ओके जी, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था। इसके पास पेपर पे आ जाए। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए जी, पे नंबर 5 पे। स्टेट एनी 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स विच द गवर्नमेंट अचीव्स बाय इम्पोजिंग टैक्सेशन। कोई से 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स बता दें जो कि गवर्नमेंट टैक्सेशन के थ्रू अचीव करती है। क्या लिख कर आएंगे जी, क्या लिख कर आएंगे इसमें? जो पहला सफ़ा है चैप्टर का, इसमें गालिबन कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं? इसमें 12 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें से कोई से 4 हम लिखाएंगे। ठीक है जी। डिस्कस एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ ए साउंड टैक्स सिस्टम। साउंड टैक्स सिस्टम के 3 असूल बताएं। सीधे सीधे से सवाल है मेरे भाई। ये आपको नज़र आएगा पेज नंबर 3 पे 2.5 हेडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ए साउंड टैक्स सिस्टम। 4 लिखे हुए हैं, कोई से 3 लिखाएंगे आप। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। स्टेट 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। वो कहता है कि ये आपके सामने 9 केसेस लिखे हुए हैं, इसमें हुकूमत का ऑब्जेक्टिव बता दें कि हुकूमत का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। हाई टैक्स रेट ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इम्पोर्टेड चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स रेट है जी। क्यों लगाएगी हुकूमत इम्पोर्टेड चीज़ों पे हाई रेट? ताकि लोकल चीज़ों पे फोकस किया जा सके, टू प्रोमोट लोकलाइजेशन ऑफ गुड्स। जीरो रेटिंग अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 19, ये भी आपने पढ़ा नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। जीरो रेटिंग होता है ताकि आप लोग एक्सपोर्ट्स पे फोकस करें। सेल्स टैक्स में जाकर हम ये देखेंगे कि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका जो टैक्स रेट है वो ज़ीरो हो जाता है। और एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट को फ़रोग देने के लिए हुकूमत ने क्या किया हुआ है? हुकूमत ने एक्सपोर्ट्स को ज़ीरो रेट किया हुआ है। डिक्रीज़ इन सेल्स टैक्स रेट, हाँ जी, ये क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? हाँ, इसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है जी? क्या फरमा रहे हैं? काउंटर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलीडे पीरियड फॉर अ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्रीज। टैक्स हॉलीडे पीरियड होता है जी जब आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, टैक्स की छूट हुई होती है, टैक्स हॉलीडेज को कहते हैं। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री से टैक्स हॉलीडे क्यों होती है भाई? ताकि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जा सके। हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम जी, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट जैसी इनकम को डिस्करेज करने के लिए उस पर ज़्यादा टैक्स रेट लगा हुआ है ताकि लोग जो है वो क्या करें? इंटरेस्ट इनकम ना कमाएं। डिक्रीज इन टैक्स रेट फॉर ऑनलाइन सेल्स जी, ई कॉमर्स बिजनेस को प्रोमोट करने के लिए। ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ताकि लोग ऑनलाइन सेल्स करें, ऑनलाइन खरीदो फरोख करें, जिस पे टैक्स कम होता है। टैक्स क्रेडिट टू पर्सन एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स, इसको छोड़ दें क्योंकि ये जो अब टैक्स क्रेडिट है ना, ये ख़त्म हो गया हुआ है। पहले कभी ये होता था कि टैक्स क्रेडिट मिलता था अगर आप किसी नए नए बीबीए या बीकॉम या बीए पास बंदे को अपने पास नौकरी पर रखते थे, फ्रेश ग्रेजुएट उसे कहते थे, तो उसको एम्प्लॉय करने पे आपको टैक्स क्रेडिट मिलता था। अब ये लॉ ही ख़त्म हो गया, तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। हाई टैक्स रेट्स ऑन लग्जरी आइटम्स जी, लग्जरी आइटम पे बहुत ज़्यादा टैक्स रेट लगा हुआ है जी। लग्जरी आइटम्स उनको डिस्करेज करने के लिए और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि लग्जरी आइटम्स जब आप मंगवाते हैं ना तो हुकूमत का बड़ा नुकसान होता है। बजाय इसके कि आप लग्जरी आइटम्स बनाएं, मंगवाएं, आप उससे उसकी उस आइटम को बनाने वाली प्लांट एंड मशीन मंगवाएं, जिससे आपको क्या हो? जिससे आपको लोकल प्रोडक्शन और फ़ायदा हो। अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस को फ़रोग देने के लिए, साइंस इनोवेशन को फ़रोग देने के लिए। ठीक है जी, बात समझ आ गई? क्वेश्चन 8 पे आइए। टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स फॉर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस। स्टेट एनी 5 वेज बाय विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री जी। 5 तरीके बताएं जिससे टैक्सेस की वजह से हुकूमत मुल्क की तामीर और तरक्की में फ़ायदा हो सकता है। हाँ जी बताइए, किताब खोल के देख के बता दें क्या लिख कर आएंगे, कौन सा टॉपिक लिख कर आएंगे? 2.1 में टैक्स एज मीन्स फॉर डेवलपमेंट के 7 पॉइंट लिखे हुए, आप कोई से 5 लिख कर आएंगे। क्वेश्चन 7 पे आइए। ब्रीफली डिस्कस 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। टैक्स लगाने के 3 असूल जी, किधर है?
2.3 पे लिखे हुए, 2.3 पे लिखे हुए, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। कोई से 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस बताएं। हाँ जी, ये तो चैप्टर के आखिर में लिखे हुए मेरे भाई, जज़ाकल्लाह दोस्त जी। सेल्स टैक्स लिखाएंगे, कस्टम्स ड्यूटी लिखाएंगे और फेडरल एक्साइज ड्यूटी लिखाएंगे आप। क्वेश्चन 6, ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। और बी अगर आप पढ़ेंगे तो वन ऑब्जेक्टिव है और वही तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट उसके अंदर लिखी हुई हैं जो कि हम नीचे पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी, चैरिटी को फ़रोग देने के लिए। टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को फ़रोग देने के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन्स, ताकि लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, ताकि लोग ज़्यादा वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाएं, प्रोडक्शन हो और आपकी एक्सपोर्ट्स हो, ठीक है। टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। टैक्स ऑन ट्रांजैक्शंस नॉट मेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, उन ट्रांजैक्शंस पर टैक्स लगाना जो कि बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं हो रही, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए। अगली बात सेल टैक्स वाली तो हो चुकी है। क्वेश्चन 5 पे आइए। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 8 देखें, एक जैसा है? नहीं, डिफरेंट है, सॉरी डिफरेंट है। Taxes are primary revenue yielding tools of the government of modern ages. You are required to state any 3 non-revenue objectives which the government achieves by imposing taxation. तो कोई से 3 नॉन रेवेन्यू लिखने हैं, पहले सफ़े पे लिखे हुए 12, कोई से 3 उठा के लिखाइएगा। Besides, question number 4, besides financing government operational expenditure, taxation is also utilized as a tool to carry out the national objective of social and economic development. List any 5 non-revenue objective of taxation. फिर वही बात, एक ही बात करी जा रहा है। क्वेश्चन 3, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 इंडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। फिर वही बात, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। स्टेट एनी 5 वेज थ्रू विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये भी हम सवाल नीचे देख के आ चुके हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इज टू कलेक्ट रेवेन्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट द अदर ऑब्जेक्टिव्स नॉन रेवेन्यू विद अ टैक्सेशन सिस्टम कैन अचीव, ये भी हम देख चुके हैं। तो भाई मेरे ख्याल में चैप्टर 1 जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपने याद किया होगा तो सवाल हो जाएगा, अगर याद नहीं किया होगा तो सवाल नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक होगी बात। और ये पहले तीनों चैप्टर ऐसे ही हैं, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है जी। ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ, आ जाइए चैप्टर 16 के ऊपर। सुमीर कल लास्ट वर्किंग डे है, ओके। उसके बाद कब मुलाकात होगी हमारी? ट्यूसडे को मुलाकात होगी, चलो ठीक है। यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 5 छुट्टियाँ, बस ठीक हो गया। कल आ रहे हैं आप लोग के नहीं? कि कोई वैसा मजाक नहीं रखा हुआ? जी भाई आप आ रहे हैं कल? और आप? भाई के इरादे ठीक नहीं लग रहा जे। आंख खुली तो आ जाएंगे, भाई ने कहा नींद सबसे पहले, ठीक है। हाँ, इंस्टॉलमेंट्स में नींद मिलती है यार, ये बात तो आपकी दुरुस्त है। चलें बहरहाल जो कुछ भी है फिर सबके साथ ही है। कितने बजे सोए थे रात को आप? 12-1 बजे सो गए थे, फिर आप कितने बजे उठे होंगे? 3:30 उठे होंगे। उसके बाद आप कितने बजे सोए दोबारा? 5 बजे, 4:30। और उसके बाद कितने बजे उठे? 6, 6:15। इतनी सुबह क्यों? नहीं, क्लास कितने बजे होती है आपकी पहली? अच्छा 7:15 होती है पहले। ओहो, कौन सी क्लास होती है? FR1 की, सर उमैर की। कितने, 7:15 बजे? इतनी सुबह? सर आ जाते हैं टाइम पे? सर 7:15 बजे आए होते हैं। और वो क्लास 7:15 से कितने बजे तक होती है? 2 घंटे की क्लास? ना यार, ओए होए। सर मेरी इसी खुशी में AC चला दो यार, गर्मी लग रही है। ओके, तो कौन सा टॉपिक पढ़े आजकल FR में? इम्पेयरमेंट, IS 36। ओके ओके, वही ऐसा नक्शा बना के पूरा डिप्रिसिएशन सारी कैलकुलेट करके और बुक वैल्यू निकाल के, फिर एक खाली खाना छोड़ के वैल्यू, फिर उसको बैलेंसिंग निकाल के। अच्छा अच्छा, अभी भी ऐसे ही चल रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है। अभी पढ़े हैं FR1? यही पढ़े? PSC क्लियर है सारी?
कैसा लग रहा है सीए में आके? अच्छा लग रहा है या बस गलत डिसीजन हो गया? डिसीजन ठीक हो गया? अच्छा, आपको लगता है गलत डिसीजन हो गया, क्यों? अच्छा, आपका यूटी में एडमिशन हो गया था। यूटी में किस खाने में एडमिशन करवाया था आपने? किस डिपार्टमेंट में हुआ था? कंप्यूटर साइंस। अच्छा, यूटी में कंप्यूटर साइंस में, तो आज आप कंप्यूटर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहे होते हैं, तो क्यों छोड़ के आ गए इधर? जे ऐसे ही बस किसी कहा सी एस की बजाय सी ए कर लो, एस्कोट आगे कर लो, अब पछतावा हो रहा है, क्यों? नहीं सही क्या, ये फजूल कॉलेज स्कूल वाली ज़िंदगी। हाँ, अच्छा पढ़ो तो सी एस में नहीं पढ़ना पड़ता? उसमें पास हो जाते हैं। वो भाई भी हमारा कंप्यूटर सी एस वाला ही है, वो खुद मजाक उड़ा रहा हो, कहते देख इसको पता ही कुछ नहीं। अच्छा, देख लिए, सुन लिए। दोस्त, पढ़ना तो सब जगह पड़ता है, बल्कि मैं ये कहूँगा मेहनत तो सब जगह करनी पड़ती है। इवन ये जो चने लगा रहे होते हैं ना सुबह सुबह, बड़े मशहूर आप चने सुन रहे होते हैं जी, फलाना चने वाला फलाना चना, ये इसकी भी ज़िंदगी कोई आसान थोड़ी है। ये भी रात को 2-3 बजे उठ के शुरू करता होगा, तो सुबह 6-5, 5:30-6 बजे लोगों को देने होते होंगे। तो आपको क्या लगता है इसकी ज़िंदगी आसान होगी? ज़िंदगी तो इसकी भी मुश्किल है, मैंने तो वो भी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है यार, ये सीए की फील्ड जो है ना, ये बड़ी अच्छी फील्ड है। मुझे भी जब मैं पढ़ता था ना, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छोड़ के आया हूँ। मेरी यूईटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो चुका हुआ था, बैक इन 2008 की बात है। 8 में जब मैंने सीए शुरू किया था, तो तब मैंने यूईटी का दिया था टेस्ट, तो मेरा इलेक्ट्रिकल में हो गया था। तब मेरिट इंसानों वाले होते थे, अब तो मेरिट ही माशाल्लाह पहुँचे हुए ना, तब इतने मुश्किल मेरिट नहीं होते थे, तब सुकून वाले नंबर आते थे। हाँ, तो तब मुझे भी फील होता था कभी कभार, जब मैं सीए में आके कहीं फंस जाता था या जब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता, मैं कहता यार क्या है यार, वहाँ पे अगर मैं होता तो सुकून में होता। लेकिन बहरहाल अल्लाह को बेहतर पता होता है कि क्या बेहतरी थी जो आपसे ये फ़ैसला उसने करवा लिया आपसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर मैं बात करूँ अपने मेरे, क्योंकि मैं जीसी का पढ़ा हुआ, जीसी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का पढ़ा हुआ, तो वहाँ पे माशाल्लाह मेरे अलावा सारे लायक आदमी थे, वो सारे यूटी में घुस गए। कोई यूटी में घुस गया, कोई मेडिकल में घुस गया, कोई लम्स चला गया, पढ़े लिखे थे सारे। तो उसमें भी जो जितने भी मेरे इंजीनियर दोस्त हैं आज, जिस तरह वर्ल्ड वाइड हालात हैं, पाकिस्तान में तो 3-4 ही हैं, सीधी सी बात है। और उन 3-4 में से एक पढ़ा रहा है, वो टीचिंग करियर में। दूसरे जो हैं वो एक अच्छी जगह पे लगे हैं, वो सेट हैं। उनको मैं सिर्फ वाहिद उनको कहूँगा कि वो एक वाहिद इंजीनियर है मेरे दोस्त जो कि सेट है। बाकी जितने भी हैं वो सारे बाहर हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ पीएचडी कर रहा है, अभी तक स्टूडेंट वीज़े पे बैठा हुआ है। कोई यूएसए में बैठा हुआ है वो मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन नौकरी वो अकाउंट्स की कर रहा है। ये भी मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, ठीक है। और इस तरह एक जर्मनी में बैठे हुए मेरे दोस्त, वो भी अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब एवरीवन इज स्ट्रगलिंग टिल नाउ। शादी भी हो गई, बच्चे भी हैं उनके, बट दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। अभी तक उनसे जब बात होती है वो यही कहते हैं यार अभी भी जद्दोजहद जारी है, क्योंकि इंजीनियरिंग उनकी फील्ड ऐसी है कि दुनिया में है भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, सैचुरेशन भी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़े से ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जिस फील्ड में आप आ गए हैं ना, इस फील्ड में ना आप कम से कम अभी भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोप मौजूद है, क्योंकि मैं तो मार्केट देख रहा हूँ ना, पाकिस्तान के अंदर अभी भी स्कोप मौजूद है। ठीक है, गिवन दैट ये हालात जो इस वक्त बने हुए हैं ये छोड़ देंगे, हमेशा ऐसे तो नहीं रहने, बहरहाल इलेक्शन हो ही जाने हैं, बहरहाल आपकी एक स्टेबल गवर्नमेंट आ ही जानी है। तो ये जो 1-1.5 साल का पैच जो जिसमें से साल गुजर गया, कुछ 6-8 महीने आगे होंगे, ये थोड़े से ठीक है, मान लिया स्ट्रगलिंग वाले होंगे, मुश्किलात होंगी, लेकिन ओवरऑल आपकी जो फील्ड है सी है, ये अभी भी बहुत बाकी फील्ड से सबसे बेहतर है, ठीक है। बाकी अगर आप MBBS डॉक्टर्स को देख लें, आपके सामने है, बुरा हाल है। इंजीनियर्स का तो वैसे ही छोड़ दें यार, उनका तो वैसे ही बुरा हाल है। IT सेक्टर जो है ना वो वर्ल्ड वाइड बहुत बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं क्यों इतना कोई मुनासिब नहीं है। यहाँ पे शायद हम IT को उस तरह से फ़रोग नहीं दे पा रहे जिस तरह दुनिया दे रही है। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल बड़ा वो ChatGPT बड़ा वो आगे गया हुआ जी, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा IT है ना, बैक एंड पे वही कंट्रोल हो रहा है ना। तो पाकिस्तान में इसको इतना पता नहीं क्यों फोकस नहीं दिया जा रहा, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसका बहुत स्कोप है। तो ठीक है, मानता हूँ IT भी एक अच्छी फील्ड है, बट स्टिल अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो CA ही बेहतरीन है। हाँ, मुश्किल है, मेहनत करें, पास हो जाएंगे। हम जैसे लोग ही, मतलब मैं पास हो गया तो आप तो फिर पास कर ही जाएंगे, मैं तो एक नालायक सा आदमी था, ठीक है। ओके, आइए जी रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट के ऊपर। समीर अभी तक हंस रहा है, कहता है CS आसान है।
कि समीर हमारे माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर इंजीनियर है हम भाई हमारे। यार समीर लैपटॉप खराब हो ठीक कर देगा ना यार, वाकई में। यार मेरे पास ना एक टैबलेट है, टैबलेट से मुराद ये है कि वो विंडोज़ नहीं होती, वो जो आपकी वो उसके साथ लगाएं तो वो कीबोर्ड भी बन जाती है, साथ वो भी हो जाती है, वो ना बिल्कुल ठीक थी, विंडोज़ टैबलेट थी वो ना मेरी बेटी से ना हाथ से गिर गई। मतलब बेटी की हाइट ऑब्वियसली छोटी है, वो उतनी हाइट से वो गिरी है, और वैसे वो डायरेक्ट भी नहीं गिरी, वो पहले टेबल पे गिरी है, टेबल से फिर वो नीचे आहिस्ता आके ना नीचे गिरी है। अब उसका प्रॉब्लम ये है कि वो ऑन जब करते हैं ना तो वो डेल की है, तो डेल के लोगों पे आके ना रुक जाती है, वो आगे नहीं जाती वो। मैंने वो चेक काफ़ी लोगों को कराया, सब लोग कहते हैं इसका हार्डवेयर भी ठीक है, इसका सॉफ्टवेयर भी ठीक है, पता नहीं मसला क्या है। तो कर लेगा मेरा भाई ठीक, चलो मैं कल लेके आऊँगा, वो भी देख लें, ईद की छुट्टियों में देख लें। उसका चार्जर वगैरह मेरे से इधर उधर हो गया होगा, वो देख लेना। नहीं भाई वो मैं लेके आऊँगा ना, फिर देख लेंगे। ओके है, दैट वाज पर्सनल टॉक, लेकिन रिकॉर्ड हो गई, ऑनलाइन वालों सुन लिया, कोई बात नहीं। खैर वो भी कौन सा 1x पे सुन रहे हैं, वो भी 2x पे सुन रहे हैं। ओके जी, रिकॉर्ड एंड ऑडिट पे आइए। चैप्टर 16 है जी ये आपका। ये छोटे छोटे चैप्टर इसलिए शुरू करा रहे हैं कि आगे छुट्टियाँ हैं, ताकि कल तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, और हम फिर जब ईद से वापस आएँ तो फिर हम एक नया चैप्टर का आगाज़ करें। तो आइए जी, सेक्शन 174 पेज 366 है जी, रिकॉर्ड एंड ऑडिट। पहुँच गए जी सब लोग? ओके मेरे भाई, फरमाते हैं जी कि एवरी टैक्स पेयर शैल मेंटेन इन पाकिस्तान प्रिस्क्राइब्ड अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। प्रिस्क्राइब कहते हैं कि जो आपको कानून ने बता दिया है, तो हर टैक्स पेयर पाकिस्तान के अंदर मेंटेन करेगा वो अकाउंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स और वो रिकॉर्ड जो कि बता दिए गए हैं। और कौन से बता दिए गए हैं? नीचे टेबल देखें, टेबल के ऊपर हेडिंग बनी हुई है प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक होगी बात? तो ये वो सारी डिटेल्स हैं जो कि अगले 2-3 सफ़ों पे फैली हुई हैं, जो कि लॉ ने कहा हुआ है हर टैक्स पेयर को कि आपने ये पाकिस्तान में मेंटेन करके रखनी है। द कमिश्नर में डिसअलाउड। अच्छा, ये सवाल ये है कि ये आपको रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? देखिए, आपने किसी भी हेड की अगर इनकम कैलकुलेट करनी है ना, फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसके अंदर आपको पता है कुछ चार्जेबल होते हैं, लेट्स अज्यूम 100, कुछ इसमें डिडक्शंस होती हैं, मिसाल के तौर पे 60। अब आप अपनी ये कैलकुलेशन लेकर एफबीआर के पास चले जाते हैं, तो एफबीआर क्या करता है? एफबीआर कहता है ठीक है, तुमने 60 रुपये का खर्चा माइनस किया हुआ है, मुझे लॉजिक बता दो या रीज़न बता दो कि तुमने 60 का खर्चा क्यों माइनस किया हुआ है, ये 60 का एक्सपेंस तुमने क्यों माइनस किया हुआ है, मुझे कोई रीजनिंग दे दो। तो जब तक आप उसको कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तौर पे कोई रीजनिंग नहीं देंगे, वो आपको ये खर्चा माइनस नहीं करने देगा। ऑब्वियसली आप खर्चा माइनस करेंगे, आपकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो टैक्स कम होगा, टैक्स कम होगा तो हुकूमत को नुकसान होगा, तो हुकूमत की कोशिश होगी कि किसी तरीके से आपका खर्चा ना डिसअलाउ कर दिया जाए। ओके, तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया इस खर्चे का, तो फिर आपका ये एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये बात लिखी हुई है, द कमिश्नर में डिसअलाउ डिडक्शन इफ द टैक्स पेयर डू नॉट प्रोवाइड, डू नॉट नहीं, डज नॉट प्रोवाइड होता है भाई, प्रोवाइड से ज़्यादा लिखा हुआ है, इट इज़ डज नॉट प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। तो कमिश्नर आपका ये खर्चा माइनस नहीं करने देगा अगर टैक्स पेयर ने आपको इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड किया। ठीक होगी बात? ओके। क्या 1947 के रिकॉर्ड्स आज तक मेंटेन करके रखने चाहिए? द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट शेल बी मेंटेन फॉर 6 साल आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू विच दे रिलेट। भाई जिस साल से ये डॉक्यूमेंट्स रिलेट करते हैं उस साल के आखिर से 6 साल तक आपने डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं। मिसाल के तौर पे टाइमलाइन से समझते हैं। जी, लेट्स अज्यूम अगर डॉक्यूमेंट्स आपके 2020 से रिलेट करते हैं, तो जिस साल का एंड हो रहा है, जहाँ से साल का एंड हो रहा है वहाँ से आगे 6 साल, 1 2 3 4 5 6, यहीं पे 6 बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ, जिस साल से डॉक्यूमेंट्स रिलेट कर रहे हैं उस साल के आखिर से 6 साल। तो आपने 2020 के रिकॉर्ड कहाँ तक मेंटेन रखने हैं? 30 जून 2026 तक।
यकम जुलाई 2026 को ये डॉक्यूमेंट्स जला दें, फाड़ के फेंक दें, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, ठीक है। इसकी एक वजह है, वो वजह आपको चैप्टर 15 में नज़र आएगी कि क्यों आपने 6 साल तक रखने हैं। क्योंकि सेंस कहती है कि अगर आपने रिटर्न जमा नहीं कराई तो कमिश्नर आपसे रिटर्न मांग सकता है ना कि भाई रिटर्न जमा कराओ, वो कितने साल पीछे जा सकता है, ये भी तो एक सवाल है ना। चैप्टर 15 में इसका जवाब पढ़ेंगे तो ये और वो उससे लिंक्ड है, ये और वो उससे लिंक्ड है, ठीक होगी बात, ओके। तो अकाउंट्स जो है वो 6 साल तक आपने मेंटेन रखने हैं, और 6 साल कहाँ से शुरू होंगे, जिस साल के डॉक्यूमेंट है उस साल के आखिर से 6 साल। इन केस अ प्रोसीडिंग इज पेंडिंग रिकॉर्ड विल बी केप्ट टिल द फाइनल डिसीजन। हाँ, अगर आपके खिलाफ केस चल रहा है कोई अदालत में, लेट्स अज्यूम 2020 का केस खुला 2025 के अंदर, और केस चल रहा है 30 जून 26 आई, जैसे ही 1 जुलाई 26 आई आपने सारे डॉक्यूमेंट जला दिए, 2 जुलाई 26 को जज ने आपको बुला लिया और कहा हाँ भी केस तुम्हारा चल रहा है तो ज़रा 20 का डॉक्यूमेंट तो लगो। सर मैं तो जला दिए थे। वजह, सर वो 6 साल पूरे हो गए थे। कहेगा अब हम केस कैसे लड़ेंगे, सर मुझे क्या पता, ओके। तो इसलिए उसने कह दिया कि इन केस अब प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, प्रोसीडिंग कहते हैं केस को, कार्रवाई को, अगर कोई कार्रवाई चल रही है रिकॉर्ड विल बी केप्ट टिल द फाइनल डिसीजन, तो रिकॉर्ड जब तक उस केस का फैसला नहीं आ जाता तब तक आपने वो रिकॉर्ड अपने पास रखना है, ठीक होगी बात। तो 6 साल या फिर जब तक फैसला नहीं आता, विच एवर इज लेटर। 6 साल में फैसला दे देती है अदालत, पता नहीं, ओके। एक्सप्लेनेशन, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, अदालती कार्रवाई की बात कर रहा है, वो कहता है जी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इंक्लूड प्रोसीडिंग्स फॉर असेसमेंट, प्रोसीडिंग्स फॉर अपील एंड एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। ये सारी बातें ना चैप्टर 15 में लिखी हुई हैं, ये सारी बातें वहाँ देखेंगे कि असेसमेंट क्या होती है, अपील क्या होती है और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी क्या होती है, ठीक होगी बात। तो ये तमाम चीज़ें हम चैप्टर 15 में जाके पढ़ेंगे और हमें पता लगेगा कि पेंडिंग प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं। अगला जुमला पढ़ना है और आपने बताना है कि ये जुमला यहाँ क्यों लिखा हुआ है। द टाइम लिमिट ऑफ 6 साल, वो कहते हैं ये जो 6 साल तक रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखना है, इज नॉट एप्लीकेबल, ये लागू नहीं होगा फॉर फॉरेन सोर्स इनकम, अगर आपकी बाहर के मुल्क में कोई इनकम है, फॉर फॉरेन एसेट्स, अगर बाहर के मुल्क में असासे निकल आए आपके, फॉर फॉरेन एक्सपेंसेस, बाहर के मुल्क में कुछ अखराजात हैं आपके, सो टैक्स पेयर विल मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, और इसका रिकॉर्ड उसने हमेशा रखना है संभाल के। क्यों लिखा हुआ जुमला यहाँ पे, समझ रहे, ये बस इसीलिए लिखा हुआ है, और मेरे ख्याल में आप सब समझदार हैं। शायद किसी बंदे के बाहर के मुल्क में सासे निकल आए होंगे, ठीक है, उसने भी शायद कहा मैंने तो 6 साल तक का रिकॉर्ड रखा था फिर मैंने फेंक दिया, तो शायद उन लोगों के लिए जुमला डाल दिया गया कि आज के बाद जिन लोगों के भी बाहर के मुल्क में इनकम होगी, सासे होंगे, खर्चे होंगे बाहर के मुल्क में, उन्होंने वो रिकॉर्ड सारी उम्र संभाल के रखना है, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, कोई लिमिट नहीं है, ओके। बात समझ आती है, आगे चलें जी। डिडक्शन किसे कहते हैं जी, द डिडक्शन मीन्स एनी अमाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। सर लेजर्स आपको आते हैं ना, आपको पता है ना लेजर्स को हम क्लोज भी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्सपेंस का लेजर है, एक्सपेंस के लेजर में यहाँ 100 रुपया खर्चा आ रहा है, तो साल के आखिर में आप इसको क्लोज करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, इस 100 को क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, ऐसे ही करते थे ना क्लोज, और कहाँ लेके जाएंगे, टू ट्रायल बैलेंस कहते थे आप। मैं ट्रायल बैलेंस नहीं कहता, मैं कहता हूँ मैं डायरेक्ट ही इसको ना प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाता हूँ। अब प्रॉफिट एंड लॉस का कभी टी अकाउंट बनाया आप लोगों ने, प्रॉफिट एंड लॉस का भी लेजर बना लें, बड़े मजे का लेजर बनता है, एक्सपेंस क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। इसी तरीके से एक सेल का भी लेजर होगा, सेल में क्रेडिट हो रही होती हैं चीजें, ओके। इसको जब साल के आखिर में क्लोज करेंगे तो सेल्स डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट आ रहा है 150, खर्चा एक्सपेंस आ रहा है डेबिट 100, तो कैरेट डाउन बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे बनेगी, 50 पे। तो ये 50 आपका क्या है, ये आपका प्रॉफिट है। और आप खुद देख लें, अगर आपने प्रॉफिट लॉस बनाना था तब भी तो आपने ऐसे ही बनाना था, ये देखें, ओके। तो इसलिए वो कह रहा है कि भाईजान डिडक्शन क्या होती है, वो कहती है कोई भी अमाउंट होती है जो कि आप ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, रिसीट एंड एक्सपेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो देखें हमने डेबिट किया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट होता है सेल और कॉस्ट ऑफ सेल तक का जो हिस्सा होता है ना,
उतने को बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप लोगों ने इंट्रो में पढ़ लिया होगा, ठीक है, जिसके अंदर तमाम मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे आ रहे होते हैं। रिसीट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टाइप का होता है। इंशाल्लाह जब आप FR 1 में थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उनका आपको बैलेंस शीट भी करवाई जाएगी और उनका आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनवाया जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस तो आप पढ़ते ही हैं, ये तो आपको पता ही है कि क्या होता है। ओके, द कमिश्नर में रिक्वायर एनी पर्सन टू इंस्टॉल एंड यूज एन इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर आपको पता है जी क्या होता है, ये बात आपके साथ पहले हो चुकी है। ये जो गोर में बेकरी पे पड़ा होता है या केक्स एंड बेक्स बेकरी पे पड़ा होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर। तो कमिश्नर किसी भी शख्स को कह सकता है कि भाई आप इंस्टॉल करें और इस्तेमाल करें इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर का। It will be used for the purpose of storing and accessing information regarding any transaction that affects the tax liability। ये जो रजिस्टर है ये काम आएगा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के, और कल को FBR वाले इसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं किसी भी ऐसी ट्रांजैक्शन के मुतालिक जिस ट्रांजैक्शन की वजह से आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है। तो FBR वाले इस बात पे इंटरेस्टेड होते हैं कि आप वो इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर अपने पास इंस्टॉल करें ताकि हम आपको ताकि आपका सारा रिकॉर्ड उसमें स्टोर हो और कल को हम जब भी आपके पास आएँ तो उसमें से हम डाटा रिकॉर्ड निकाल सकें। ठीक होगी बात, यहाँ तक कोई सवाल? ओके जी, उसके बाद अगर आप देखेंगे ना अगले कोई 2 सफ़ों पे आपको टेबल ही टेबल नज़र आ रहे होंगे, आ रहे नज़र? अब ये टेबल क्या है सर? ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपने मेंटेन करने हैं अपने पास। टैक्स पेयर हेडिंग में पढ़ रहा हूँ, सीरियल नंबर है, फिर टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, फिर रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट है। ओके, 1 पे लिखा हुआ है एवरी टैक्स पेयर डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। 2 में लिखा हुआ है एवरी टैक्स पेयर अदर देन कंपनीज डिराइविंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर आगे फर्दर इसको ब्रेक किया गया है टैक्स पेयर्स विद बिजनेस इनकम, बल्कि मैं आपको इसका ना एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी कि किस मौके पे आपने क्या लिख कर आना है।
लें जी, ये मैंने आपके सामने पूरी समरी बना दी। वो कहता है टैक्स पर डिराइविंग इनकम, अगर तो वो सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल के अदर सोर्सेज है तो पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है इन लोगों के बारे में। ओके, अगर वो बिजनेस है तो बिजनेस को उसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले उसने कुछ स्पेसिफिक लोग बताए हैं। वो कहते हैं वो लोग जो कि बिल्कुल नए टैक्स पेयर हैं या जिनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस 5 लाख तक है, उन्होंने 2 के जो 1 पॉइंट पर लिखा हुआ उन्होंने वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस 5 लाख से ज़्यादा है तो जो सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है आपने वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर आप होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, कमीशन एजेंट है तो फिर भी 2 के 2 पे जो लिखा हुआ है आपने वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। प्रोफेशनल इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह आप हैं तो 2 के 3 पे जो लिखा हुआ है आपने वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपकी सेल्स की वैल्यू 2.5 मिलियन से ज़्यादा है तो 4 पॉइंट पे जो रिकॉर्ड लिखा हुआ है आपने वो मेंटेन करना है। जो बंदा इन सेकंड पॉइंट, ये जो लिखे हुए ना 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों में कहीं पे भी फॉल नहीं कर रहा वो फिर यहां पर आ जाएगा 1 के अंदर। ठीक होगी बात? ओके, अब कौन फॉल नहीं करेगा? मेरे ख्याल में वो मैन्युफैक्चरर जिनकी सेल्स 2.5 मिलियन से कम है, वो बच गया ना, वो कहीं नहीं आ रहा, वो फिर इधर आ जाएगा। बात समझ आ गई? क्लियर होगी बात? ओके, तो ये आप अपने पास बना लें, इसका आपको काफी फायदा होगा। आईफोन, एक और आईफोन जी, आईफोन नहीं है, अच्छा माई फोन है। क्या हुआ? करना गुजरे हुए कल का भी, आज का भी और आने वाले कल का भी। जी हाँ जी जी, अभी क्लास के बाद करता हूँ। कर ले नोट मेरे भाई। डीलर्स एंड कमीशन एजेंट्स, सॉरी यार राइटिंग मेरी बस ऐसे ही है। कभी नौजवान इलेक्शन करा रहे हो क्या? नहीं, कोई पता नहीं। ओके, सिमरी कैमरा इधर ही है ना बोर्ड पे? हाँ बस ठीक।
अल्लाहु अकबर। जी हो गया नोट? ओके, तो अब वैसे ही आपसे एक सवाल है, अगर आप बिजनेस आपने शुरू किया, पॉइंट नंबर 1 में फॉलो कर रहे हैं, न्यू टैक्स पेयर हैं आप, या फिर टैक्स पेयर बिजनेस इनकम 5 लाख तक है आपकी, तो क्या रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे? वैसे ही खुद ही सोच के बताएं। अगर आप लोगों ने बिजनेस शुरू किया तो क्या क्या रिकॉर्ड आपके पास होंगे जो आपने मेंटेन रखने होंगे? सॉरी, इनकम जो हुई है उसकी ट्रांजैक्शंस, क्या कोई नाम ले दें किसी डॉक्यूमेंट का? सेल्स इनवॉइसेस, हाँ ठीक है, और जो खर्चे माइनस किए उनके बिल वगैरह, वो भी खर्चों के बिल होंगे ना? और इसके अलावा हाँ वही, मतलब बिल वगैरह रख लेंगे ना, खर्चों के जो आपने माइनस किए हैं उनके बिल रख लेंगे। और इसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है? बिजनेस में क्या बस सेल और परचेज ही होती है और कुछ नहीं होता? क्या इन्वेंट्री का रिकॉर्ड नहीं हो सकता? क्या जो लोगों को तनख्वाहें देते हैं पेरोल शीट्स नहीं हो सकती? जी बस कुछ नाम लिख के आपने भरना तो है ना। और इन्वेंटरी शीट एक्सपेंस नहीं है, वो है जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक पड़ा हुआ है अभी। और पेरोल शीट से सिर्फ सैलरी एक्सपेंस नहीं निकलता, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो उसके अंदर से निकल सकती हैं। प्रोविडेंट फंड की डिटेल हो गई, वो निकल सकती है, जिन लोगों की सैलरी काटी है वो निकल सकती है, जितने लोगों का टैक्स डिडक्ट किया हुआ है वो निकल सकता है, वो तमाम बातें निकल सकती हैं। तो इन्वेंटरी रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, पेरोल शीट भी हो सकती है, और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे निकल सकती हैं। एसेट्स जो है डिटेल बिजनेस के, वो एसेट की डिटेल्स भी हो सकती हैं, करंट एसेट्स कौन से हैं, नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं, लाइबिलिटीज़ बिजनेस की क्या क्या है वो हो सकती हैं, कैपिटल कितना इंजेक्ट किया वो डिटेल हो सकती है। तो ये तमाम डिटेल इसके अंदर फॉल कर सकती हैं। तो मोटा मोटा आप जो है वो सारा कुछ सही बताएंगे। तो ये जो टेबल बना हुआ है ना, इस टेबल के आगे जो कुछ लिखा हुआ है ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है और खुद याद करना है। इसके अंदर बस डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। मैंने आपको आपकी आसानी के लिए बता दिया कि किस सिचुएशन में कौन सा पॉइंट लगना है, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं मिसाल लेता हूँ, लेट्स अज्यूम हम पढ़ते हैं पेज 368 पे है, पॉइंट 3 पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल्स लाइक मेडिकल प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर एक्सेट्रा। ये देखें ज़रा, इसका ज़रा आगे पढ़ें, देखें क्या लिखा हुआ है। यही तमाम फजूल बातें लिखी हुई हैं जो कि मैंने भी आपको बताई हैं, वही सारा कुछ लिखा होगा। पेशेंट की अपॉइंटमेंट, डॉक्टर है तो पेशेंट की अपॉइंटमेंट डिटेल होगी, ओके, बिल्स होंगे, मेडिकल बिल, रिसीट्स होंगी, एक्सपेंसेस के वाउचर्स होंगे, वही तमाम चीज़ें देखें ये लिखी हुई हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये बातें मैं आपको रीड ही करनी है, रीड करने का फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि बस डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने खुद पढ़ लेनी है और इनको याद करना है। ठीक है, ये आपके लॉ का हिस्सा है, आपके कोर्स का हिस्सा है। और ICAP को पता नहीं क्या हुआ है, पिछली 2-3 अटैम्प्ट है ना, वो बड़ा मेहरबान हुआ है इन टेबल्स पे, इन्हीं से डाटा पूछ के आपसे सवाल पूछी जा रहा है पेपर के अंदर। ओके, तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। इसमें से वो पूछेगा डिस्क्राइब द रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स विद टर्नओवर एक्सीडिंग 2.5 मिलियन, ये सवाल पूछ लेगा आपसे, फिर आपको ये पॉइंट नंबर 4 सारा लिखना पड़ेगा। ओके, एक्सप्लेन द रिकॉर्ड विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द टैक्स पेयर अर्निंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए आप किस पॉइंट पे जाएंगे? पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में देखें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हेडिंग आपको नजर आ रही होगी, तो ये आप लिख कर आएंगे। तो इस तरीके से सवाल पूछ सकता है। ओके, बात समझ आ गई? तो सर मैंने तो 1 मिनट के अंदर ये 3 सफ़े आपको मुकम्मल करा दिए। किसी का कोई सवाल? जैसे कल 1 मिनट में मैच का 5 सा पलट गया था, देखा था मैच? समीर ने देखा होगा मैच, नहीं देखा? देखा था यार, ये एंड पे क्या हो गया यार? ओहो, चलो कोई बात नहीं, खैर है, लेकिन बड़ी बात है, फिर भी बड़ी बात है। 24 गेंदों पे 60 भाई साहब ने कर दिया, बड़ा स्कोर है। आप लोग नहीं देखते मैच? क्या क्या देखते हो यार? करते क्या हो आप सारी उम्र? पढ़ते आप हो नहीं, सोते आप हो नहीं, मैच आप देखते नहीं हो, तो करते क्या हो?
कार्टून देख, वो तो अभी भी देख रहा है। कार्टून कौन से कार्टून देखते हो? हाँ, डोरेमोन, नोबिता कि जियान, कौन फेवरेट है? डोरेमोन फेवरेट है। वो फनकार ही है डोरेमोन, फिल्म है बहुत बड़ी। चलो जी, खैर एनीवेज, डोरेमोन पे तो बातें होती रहेंगी। आइए हम रूल 32 पे आते हैं। जर्नल फॉर्म ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ले जी, किसी ने सवाल किया कि सर जी अब तो आईटी का दौर है, हम सीएस छोड़कर आए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जी हम जो है वो कंप्यूटर साइंस हमें पता ना हो। क्या ये तमाम का तमाम डाटा हम सॉफ्ट फॉर्म में कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, या हमें ये डाटा हार्ड फॉर्म में फाइलों के अंदर ही चिपकाना है? उन्होंने कहा कि द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मे बी केप्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इफ़ सेफ्टी मेजर्स आर इंश्योर्ड। वो कहते हैं कि जी अगर आप रिकॉर्ड का सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं तो आप बिल्कुल मेंटेन करें। और रिकॉर्ड की सेफ्टी क्या होगी भाई? डाटा ज़री बात है, अक्सर लैपटॉप में ज़ाया हो जाता है, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, लैपटॉप चोरी हो गया, इस तरह की चीज़ें। वो कह रहा है अगर आप ये चीज़ें इंश्योर कर लेंगे तो बिल्कुल मेंटेन करें। अगर आप कोई चोरी हो गया डाटा या डाटा ज़ाया हो गया तो फिर आपको सज़ा मिलेगी इसकी। The books of accounts and records of a company shall be maintained in accordance with the international accounting standards and are required under the Companies Act। तो ये बात आपको पता ही है, आप माशाल्लाह I-16 पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह 36 पे आ गए, इम्पेयरमेंट पे आ गए, बड़े लोग हो गए अब तो आप। तो भाईजान आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मेंटेन रखनी है अपने पास। जो एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं ना, फिक्स्ड एसेट का एक्सट्रैक्ट बना होगा, वो लंबा सारा अजीब सा फजूल सा नोट बना देते हैं सर एक इतना बड़ा, उसको बोलते हैं कि जी एज़ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, तो आपने सारा डाटा उस हिसाब से मेंटेन करना है। और जब आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे अगले ग्रुप बी में जाके, तो वहाँ पे कंपनीज एक्ट के हिसाब से कुछ रिकॉर्ड लिखा होगा, वो भी आपने मेंटेन करना होगा। ओके, ये किस जगह पे मेंटेन रखने हैं? क्या जर्मनी में रख दें, यूएसए में रख दें, कनाडा में रख दें? कंपनी पाकिस्तान की लाहौर के मोची गेट में है और रिकॉर्ड उसका पड़ा हुआ है न्यूयॉर्क मैनहट्टन में, ऐसा हो सकता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट एट अ स्पेसिफाइड प्लेस। सबसे पहले बात करते हैं जो लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं। द बुक्स शेल बी केप्ट एट अ प्लेस वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन। वो कह रहे हैं कि जहाँ पे आप कारोबार कर रहे हैं ना, ये सारे का सारा रिकॉर्ड वहाँ पर आपने मेंटेन रखना है। इफ़ इट इज़ कैरिड ऑन इन मोर देन वन प्लेसेस, अगर तो ये एक से ज़्यादा जगहों पर कारोबार हो रहा है, देन रिकॉर्ड्स विल बी केप्ट एट द प्रिंसिपल प्लेस। तो फिर जो मेन आपका हेड ऑफिस है या मेन बिजनेस वाला एरिया है, वहाँ पर आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और एट ईच प्लेसेस इफ सेपरेट बुक्स आर मेंटेन फॉर ईच प्लेस। और अगर हर दुकान का खाता अलग मेंटेन हो रहा है ना, तो फिर आपने हर दुकान पे ही रखना है। तो वो कह रहा है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं तो मेन ब्रांच पर रख दें, लेकिन अगर हर ब्रांच का रिकॉर्ड आप अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं तो फिर जिस ब्रांच का रिकॉर्ड है उसी ब्रांच पर रिकॉर्ड मौजूद होगा। और नॉर्मली लोग अलग अलग मेंटेन कर रहे होते हैं। बात समझ आ गई? ये तो बात हो गई इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए। पॉइंट 2 में लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन बिजनेस। अच्छा, ये अदर सोर्सेज नहीं है, इसका मतलब है बिजनेस के अलावा सोर्सेज। तो बिजनेस के अलावा सोर्सेज में तो सैलरी भी आती है, प्रॉपर्टी भी आती है, कैपिटल गेन भी आती है, अदर सोर्सेज भी आती है। तो इसको पॉइंट 2 को प्लीज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मत समझिएगा, ये बिजनेस के अलावा सोर्सेज हैं। लिखे जी, वेयर अ पर्सन अर्न्स इनकम अदर देन बिजनेस द बुक्स शैल बी केप्ट एट आपके घर पे। तो फिर अपने घर पे आपने रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। अगर आप बिजनेस नहीं कब कर, आप सैलरी कमा रहे हैं, आप कैपिटल गेन कमा रहे हैं, आप अदर सोर्सेज कमा रहे हैं, आप प्रॉपर्टी की इनकम कमा रहे हैं, तो फिर रिकॉर्ड आपके घर पे मौजूद होगा। प्लेस टू बी क्लियरली स्टेटेड ऑन टैक्स रिटर्न्स। द प्लेस वेयर द बुक्स आर केप्ट शैल बी क्लियरली स्टेटेड ऑन द टैक्स रिटर्न। भाईजान, जिन जगहों पर आपने किताबें रखी हुई हैं अपनी, वो जगह आपने सेल्स टैक्स रिटर्न के ऊपर वाज़े तौर पे मेंशन कर देनी है। ठीक होगी बात? क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो भाईजान ये बात थी कि आपने किस जगह पे ये चीज़ें मेंटेन रखनी है। आइए जी ऑडिट पे आते हैं। कोई बात नहीं, ईद की छुट्टियां सुकून से याद करते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो पिछला भी तो साथ साथ करना था ना, पिछला भी रिवाइज करना है। आइए जी, सेक्शन 177 आसान ही है, कोई मुश्किल बात नहीं है, वो थोड़ी सी क्लास रहेगी 7-8 मिनट की। ऑडिट सेक्शन 177। बल्कि इसको छोड़ें,
हल्के 177 ही पढ़ते हैं, बस 177 पढ़ के ख़त्म करते हैं। ऑडिट पे हैं जी। देखिए ऑडिट क्या होता है भाई, मिसाल के तौर पे, अच्छा एक ना पूरा प्रोसीजर होता है, मैं प्रोसीजर आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है जी, आप अपनी रिटर्न जमा कराते हैं, ठीक है जी। सो पहले स्टेप में आपने अपनी रिटर्न जमा कराई। जब आपने एफबीआर को अपनी रिटर्न जमा कराई ना, उन्होंने आपकी रिटर्न को चेक किया और चेक करने के बाद उन्होंने आपको नोटिस भेजा कि भाई हमें आप पे शक है, आप अपना ना ऑडिट करवाएं, अपने सारे रिकॉर्ड्स हमें दें। तो आपको ये जो हम सेक्शन पढ़ने लगे ना, सेक्शन 170, इसका नोटिस आता है। एक आप घर पे सुकून से बैठे डोरेमोन देख रहे होते हैं और आपको बेल बजती है, डाकिया साहब आते हैं और आपको एफबीआई की तरफ से एक लेटर आता है कि जी सेक्शन 177 शौकत साहब आपकी रिटर्न हमने देखी, इसमें कुछ मसले मसाइल हैं, हम उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, बराए मेहरबानी अपना रिकॉर्ड लेके इस तारीख को एफबीआई के दफ्तर पहुँचें। उसके बाद आपका ऑडिट कंडक्ट होता है। ऑडिट कंडक्टेड, आप सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देते हैं, वो आपसे पूछ कुछ करते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। और जब ये कंप्लीट होता है और उसको अगर कुछ लगे कि भाई आपने तो फनकारियाँ दिखाई हुई हैं अपनी रिटर्न के अंदर, वो खर्चे जो आपको नहीं माइनस करने चाहिए थे आपने माइनस किए हैं, तो वो आपको एक शो कॉज नोटिस देता है। ओके, ये वही बात है कि आप रात को लेट पकड़े गए घर आते हुए, अब्बू ने देख लिया, बेटे कल जरा शाम को आना तो सही, सारे रिकॉर्ड्स लेके बात करेंगे तुमसे। शाम को सब घर वाले बैठे हुए, बीच में आप बैठे हुए और कार्रवाई हो रही है, और पता ये लगा कि आप रात को वाकई में 2 बजे दीवार फलांग के घर आए थे, और अब्बू ने कहा वजह बताओ कि क्यों ना तुम्हारा आज से रात को लेट आना बंद कर दिया जाए। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, अभी आप पे सजा नहीं हुई, आपको पूछा जा रहा है वजह बताओ, आखिरी दफा वजह बताओ। तो एफबीआर भी पूछेगा वजह बताओ कि क्यों ना ये खर्चे वापस ऐड बैक कर दिए जाएं, तुमने माइनस किए हुए थे, क्यों किए हुए थे, ऑडिट में तो कहीं नहीं नजर आया कि तुमने ये खर्चे किए हैं, मैं हवा में माइनस किए हुए थे। तो जब शो कॉज नोटिस का आप सही तरीके से, अबू वो मैं तो मस्जिद गया था, अबू मैं नहीं वो कौन सी मस्जिद गया था रात 2 बजे, तू अबू वो इबादत करने, नहीं मैं खुद वहाँ पे था, तू तो वहाँ नहीं आया हुआ था, ऐसी कोई बात होगी ना, फनकारी लगाने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, लेकिन पकड़े जाएंगे, काबू नहीं आएंगे। तो उसके बाद फिर आपको सज़ा मिलेगी, और सज़ा क्या है वो चैप्टर 15 में देखेंगे। तो ये भाईजान एक पूरा साइकिल है जो कि चलता है, ये बात हम चैप्टर 15 में पढ़ेंगे, रिटर्न सबमिट होती है। ये अभी हम पढ़ने लगे हैं कि ऑडिट किस तरीके से होता है, 4-5 लाइनें अभी बस ये पढ़ते हैं अभी। 177 का 2AA कल पढ़ लेंगे, आज सेक्शन 177 पढ़ते हैं खाली। लें जी, द कमिश्नर में कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस और एनी अदर लॉ। कमिश्नर आपको कहेगा, फोन करेगा या व्हाट्सएप करेगा, हे ब्रो व्हाट्सएप, हाउ आर यू मैन, ब्रिंग योर डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑडिट, ऐसे बात करेगा वो, ऐसे कभी बात नहीं करता वो, जितना मर्जी आपका साथ फ्रैंक होगा ऐसे कभी बात नहीं करेगा। वो आपको एक ऑफिशियल लेटर भेजेगा, डाक के थ्रू लेटर भेजेगा, या फिर वो आपका जो पोर्टल होता है ना एफबीआर का ऑनलाइन, उसमें मैसेज भेजेगा और उसकी ईमेल वगैरह आपको आ जाती है, फिर आप वो पोर्टल खोल के देखते हैं, वो भी ऑफिशियल तरीका ही होता है। तो कमिश्नर जो है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा जो आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत मेंटेन किए होंगे, या फिर किसी दूसरे कानून के तहत भी मेंटेन किए हो सकते हैं, शायद सेल्स टैक्स एक्ट के तहत मेंटेन किए हो। किस लिए मंगवाएगा? ऐसी शौकिया तंग करने के लिए? सर फॉर कंडक्टिंग ऑडिट, आपका ऑडिट करने के लिए। क्या जाती मामलात का ऑडिट करने के लिए? हाँ भाई लाओ जरा व्हाट्सएप की सारी चैट्स देखें तो सही, किससे क्या क्या गुफ्तगू करते हो। नहीं सर, पर्सनल अफेयर्स नहीं, ऑफ द इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ द पर्सन। आपके इनकम टैक्स मामलात को ऑडिट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, उसको आपके जाती मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक होगी बात? तो इनकम टैक्स के मामलात का ऑडिट करने के लिए वो आपसे रिकॉर्ड मंगवाएगा। वेयर रिकॉर्ड इज केप्ड कमिश्नर, मैंने तो अपना सारा कुछ एप्पल प्रो बुक में रखा हुआ है भाई, मैंने तो ये फाइलें, क्या फाइलें सर, फाइलें क्या होती हैं? ये लैपटॉप मैकबुक मैन 4.5 लाख रुपए की खरीदी है, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट मैन, सॉरी आई एम पीआरसी क्वालिफाइड मैन, अभी तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने, आई एम पीआरसी क्वालिफाइड। हम एप्पल प्रो से अब नीचे बात नहीं करते, मैकबुक प्रो होती है ना सर, मैकबुक प्रो, एक मैकबुक एयर होती है, एक प्रो होती है। एयर तो मैंने अपने जूनियर्स को दी है, प्रो सर, प्रो पे डाटा मेंटेन है, वो ले आओ, हाँ वो ले आओ। वे रिकॉर्ड इज केप्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक डाटा,
द पर्सन शैल अलाउ द कमिश्नर टू यूज द मशीन। हाँ भाई कमिश्नर, डी ड्राइव में जाई, ई में घुसने की कोशिश ना करी, तेरी ऐसी की तैसी। डी में सारा डाटा पड़ा हुआ है, डी में सारा डाटा निकाल ले। अब आपने उसको ई में जाने से मना किया, वो ई में जाएगा, तो आप उसको मशीन इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे। एंड शैल अलाउ हिम एक्सेस टू द अटेस्टेड हार्ड कॉपीज फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ टैक्स पेयर। क्या मतलब है इसका? वो क्या करेगा, वो आपके सिस्टम के अंदर से ना डी ड्राइव खोलेगा जहां पे सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, और जो जो रिकॉर्ड उसको चाहिए ना वो उसका प्रिंट आउट ले लेगा। प्रिंट आउट लेके वो आपसे साइन करवाएगा। क्यों साइन करवाएगा आपसे? वो भाई कल को अगर वो लैपटॉप आपका ले जाए अदालत में, जज के सामने पेश करे, जज साहब ये देखें ये इसका लैपटॉप है, इसने मुझे ये डाटा मेंटेन किया। ओ सर मेरी तो मैकबुक ही नहीं है, ये मुझे क्या पता किसकी है, किसी और की उठा के ले आई है, मेरा तो रिकॉर्ड ही नहीं है। आप मुकर गए। अब कमिश्नर आपकी शक्ल देख रहा, अब उसके बाद कोई सबूत भी नहीं है ये साबित करने के लिए डाटा आपका है, इसलिए वो हर पेज का प्रिंट लेगा, आपसे साइन करवाएगा और कहेगा सर जज साहब इसके साइन हुए हैं। सर क्या बात कर रहे हैं आप, ये बता, अब ये झूठ नहीं बोल सकता। ठीक होगी बात? तो इसीलिए आपने हर चीज़ की हार्ड कॉपी लेनी है। क्यों? फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ टैक्स पेयर, क्योंकि आपकी कार्रवाई हो रही है। और ऑफ एनी अदर टैक्स पेयर। ओए होए होए सर, क्या आपसे किसी दूसरे टैक्स पेयर के ऑडिट के हवाले से पूछताछ हो सकती है? बिल्कुल होती है। बुलाते नहीं? हाँ भाई तुम तो बैठो ना, तुम्हारा तो ऑडिट हो रहा है, आपके बड़े भाई को या बड़ी बहन को बुलाया, आप भी हैं ना, जरा बैठे, आप बताएं क्या ये रात को 2 बजे आया था कि नहीं आया था, सच बताना। अब कार्रवाई किसी और के खिलाफ हो रही है लेकिन पूछताछ किसी और से हो रही है। ऐसा होता है ना, भाई के साथ तो बड़ी दफा, भाई तो बात ही रात को लेट है घर, रोज पकड़े जाते हैं, ऐसे ही है। तो फिर क्या होता है, छोटे बहन भाइयों से या बड़े बहन भाइयों से पूछा जाता है ना, हाँ भी बताओ ये किधर था, जरा तुम बताओ ना। ऐसे होता है ना घरों में, तो भाई यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है। ऑडिट होंडा का चल रहा है, टोयोटा से पूछा जा सकता है, हाँ भी टोयोटा बताओ, हाँ जरा तुमने होंडा को चीज़ें सेल की थी? सर बिल्कुल मैंने की थी। किस वैल्यू पे की थी? सर 100 रुपये की थी। वो तो 500 कह रहा है। सर क्यों 500 कह रहा है? इसलिए कि खर्चा माइनस होगा, उसका तो खर्चा है ना होंडा का, 500 उसने ज़्यादा खर्चा माने। तुम कहते हो 100 की थी? अच्छा ये डॉक्यूमेंट दो ना जरा 100 वाला मुझे, मैं भी बताता हूँ इसको। हाँ भी ये बताओ, टोयोटा तो कह रहा है उसने तुम्हें 100 की सेल की थी, तो तुम्हारा खर्चा तो 100 का था, तुमने 500 क्यों माइनस किया? ऐसे हो सकता है ना? तो बिल्कुल ऐसे हो सकता है। तो ऑडिट जब हो रहा हो, तो आपका ऑडिट हो रहा हो तो भी डाटा लिया जा सकता है, किसी और का ऑडिट हो तो भी ये डाटा लिया जा सकता है। ओके ओके, बड़ा मजे का सेक्शन है ये। द कमिश्नर शैल नॉट कॉल फॉर रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू व्हिच दे रिलेट। सर 6 साल से पुराना रिकॉर्ड तो नहीं मांग सकता, इसीलिए चैप्टर के शुरू में लिखा हुआ था कि आपने अपना रिकॉर्ड 6 साल तक मेंटेन रखना है। ओके 6 साल बाद तो वो भी रिकॉर्ड नहीं मांग सकता। क्या तू 7 साल का रिकॉर्ड मांग रहा है? भाग जा यहां से। ओके, आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ए पर्सन, जब आपका रिकॉर्ड उसके पास पहुंच जाएगा, कमिश्नर के पास, और वेयर नेसेसरी रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन, या फिर जरूरी रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं किया हुआ, द कमिश्नर शैल कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर, फिर वो आपको ऑडिट कंडक्ट करेगा, और ऑब्वियसली वो तभी करेगा जब उसको रिकॉर्ड मिलेगा। अगर रिकॉर्ड ही आपने मेंटेन नहीं किया हुआ तो उसने क्या ऑडिट करना है आपका? फिर तो सीधा सीधा वो शो कॉस्ट पे ही आ जाएगा। ओके, तो रिकॉर्ड देंगे तो ऑडिट कंडक्ट होगा, अदरवाइज सीधा ही शो कॉस्ट पे आ जाएगा वो। इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, इंक्वायरी इनटू एक्सपेंडिचर, रेशनल लायबिलिटीज, तमाम चीज़ों का जो है वो रिकॉर्ड क्या करेगा, वो आपसे मंगवाएगा और फिर ऑडिट करेगा। कमिश्नर में कंडक्ट ऑडिट प्रोसीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वीडियो लिंक और अदर प्रिस्क्राइब फैसिलिटी। कमिश्नर जो है वो आपसे जूम मीटिंग के थ्रू भी क्या कर सकता है, आपके खिलाफ सारी सुनवाई और हियरिंग, ऑडिट प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर सकता है। ठीक होगी बात? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ठीक है जी, इसको यहीं तक रखते हैं। कल इंशाल्लाह ये सेक्शन 177 ख़त्म करेंगे, स्पेशल ऑडिट पैनल ख़त्म करेंगे, और ये जो अगले सफ़े पे सेक्शन 175 भी है, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये ख़त्म करेंगे और इसके पास पेपर करेंगे। हमारे कितने चैप्टर हो जाएंगे इसके बाद? पहला, चौथा, छठा, 9वां, 10वां, 11वां नहीं यार ज़्यादा हुए, अच्छा 16वां भी हो जाएगा, तो 7 चैप्टर हमारे इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। बस ठीक है सर, इंशाल्लाह हमारा कोर्स सही जा रहा है, अच्छी पेस पे जा रहा है, इंशाल्लाह वक्त पे हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है जी, अब आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।